Small eyes, big problem. So we need to discuss it. The surgical complexity, the complication rate is high, and we need to tailor the approach. Anterior chamber depth, white to white, सारी बातें डॉक्टर सादिया हुमायूं ने बता दी. अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी का रोल भी उन्होंने लिस्ट कर दिया. तो anterior chamber depth, axial length, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स माइक्रोप्थल मास की डेफिनेशन भी उन्होंने बहुत क्लियरली कर दी थी. और ये उसकी टाइप्स हैं, सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें और भी 7 कोमॉर्बिडिटीज होंगी. और नैनोप्थल मास, शॉर्ट एक्सियल लेंथ विद द स्मॉल एंड थिकन कोराइड एंड स्क्लेरा. और स्मॉल क्या है, कोई कहता है 20, कोई 20.5. तो बहरहाल मेरे ख्याल में 20 ठीक है. 20 से कम शुड बी टेकन एज अ शॉर्ट आई. और लेस देन 22 में उतने मिसाइल नहीं है. जो ज्यादा मिसाइल शुरू होते हैं वो 20 के करीब आके शुरू होते हैं. तो लेकिन असल में जो सेंसिटाइज करने का मकसद है वो सर्जिकल प्रॉब्लम तो है, लेकिन असल प्री ऑपरेटिव प्लानिंग है, जो प्रोफेसर सादिया हुमायूं की निचोड़ था प्रेजेंटेशन का. 22 से कम में और ऊपर कितने से, 24 से 26 से ऊपर. You need to plan it. You need to choose the formulas. You need to use multiple calculators. For example, हमने रिसेंटली एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी का पेशेंट किया, तो SRKT ने उसकी पावर 19 निकाली, लेकिन जब हमने उसको ESCR कैलकुलेटर पे डाला तो इट वाज 22. जब हमने उसकी सारी वो टोपोग्राफिक और सारी मेजरमेंट्स डाली और फिर बैलेट पे हमने कैलकुलेट किया तो उस पर भी 22 के पास आ रही थी. और फिर हमने उस पेशेंट से डिस्कस किया कि हम सारी एहतियात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी आ रही है आपके IOL पावर में, इन सारी एहतियातों के बावजूद वी कैन हैव अ रिफ्रैक्टिव सरप्राइज. तो करके हमने 22 डाला एंड और रेजिडुअल जो था वो 0.5 था, -0.5 जो बाद में आया. तो देयर वाज नो सरप्राइज लकीली. सो ये सिग्निफिकेंस है इन चीजों की कि ज्यादा 22 से नीचे आपकी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. लेकिन जो सर्जिकल चैलेंज पेश आएगा आपको शॉर्ट एक्सियल लेंथ का, और जिसमें आप इंसिजन लगाने लगेंगे तो वो कार्निया में घुसता चला जाएगा. अगर आपने उसको पहले नहीं सोचा हुआ तो आपकी टनल बहुत लंबी बन जाएगी. उसकी कॉर्नियल थिकनेस भी ज्यादा होती है इन आंखों की. स्क्लेरल थिकनेस भी वेरी करती है. कोराइडल थिकनेस तो है ही, और इनमें कोराइडल इफ्यूजन का और कोराइडल हेमरेज का चांस बहुत ज्यादा है. बल्कि वो कहते हैं कि जो 20 मिलीमीटर से कम करने वाला सर्जन है उसे चाहिए कि ही शुड बी रेडी, कि उसको डीप स्क्लेरोटमी की जरूरत पेश आ सकती है, क्योंकि वो अगर फ्यूजन हो गया तो वहीं पे आप एक 4 मिलीमीटर पीछे जाके क्रॉस सा बनाएं और उसको ड्रेन करके यू कैन सेव द आईज. तो असल कहानी मेरे ख्याल में 20 वाली है जो आप रियल उसको कंसिडर करते हैं. और बाकी जो IOL है, जैसे उन्होंने बताया कि आपको प्लेट हैप्टिक नहीं चूज करना, तो मेरी प्रेफरेंस इसमें आमतौर पर मल्टी पीस की है. और आपने थिन लेंस की तरफ जाना है, ऐसा लेंस चूज करना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उतना ऑप्टिक थिन होगा, क्योंकि इनकी पावर आमतौर पर ज्यादा आएगी. और AC डेप्थ आपने पहले ही देखा है कि कम है, तो उसमें अगर आपने बहुत बल्कि लेंस डाल दिया तो यू एंड अप इन प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द एंगल्स. और मैं तो वैसे ज्यादा इन केसेस में मल्टी पीस ही रखता हूँ एज अ चॉइस विद मी, क्योंकि कोई भी चैलेंज हो तो कम से कम उसके मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हैं. वी कैन प्लेस इट इन द सल्कस, और उसकी बैग में प्लेसमेंट भी आसान है. उसके हैप्टिक्स बिल्कुल ऑप्टिक के साथ जाके भी मिल जाएं, तो इट सर्व्स द पर्पस. और स्मॉल एरर बिग सरप्राइज. और ये डायग्राम आपको बता रही है क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं. एक्वस मिस डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा इम्कान होता है इनमें. IOL पावर कैलकुलेशन काफी डिस्कस कर लिया हमने. और डॉक्टर सादिया हुमायूं की वो जो स्लाइड है वो मैंने वैसे ही इनसे मुख्तार ले ली हुई है, जिसमें वो फार्मूलाज लिखे हुए हैं. तो वो हमने प्रिंट करके अपने बायोमेट्री रूम में लगाई हुई है. मेरा स्टाफ भी उन्हीं की मदद से कैलकुलेट करता है कि वो फौरन
चूज कर लेते हैं, और आई नेवर लीव इट बिकॉज वी आर डूइंग रिफ्रैक्टिव प्रैक्टिस इन कैटरेक्ट सर्जरी। तो हम चाहे केस थोड़े करते हैं, बट वी कैन नॉट अफोर्ड दीज रिफ्रैक्टिव सरप्राइजेस। और रिसेंट अभी मैंने टॉक की है, ह्यूविट्स ने एक बायोमीटर लॉन्च किया है which combines economy with quality. It has about 95% functions of I-star by Hugstite. It gives you corneal-based topography, Placido-based. It gives you Zernike cornea-based analysis. It gives you dynamic, static, and mesopic and photopic pupillometry. It gives you angle alpha and kappa. And it gives you Placido-based topography as well as all the measurements, and it does it in a single click in 30 seconds. और फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो हगस्टाइड का I-स्टार है वो स्वेप्ट सोर्स बेस्ड है, एन आइडियल मशीन जो पेंटाकैम जैसा टोपोग्राफ करता है प्रिंट आउट, लेकिन वो 4.5 करोड़ का है और ये 6 मिलियन का है। तो अगर वो 97% डेंस कैटरेक्ट कर लेता है, तो इसके अंदर भी एक DCM मोड है जो कि इंटरफेरोमीट्री को फिल्टर करके वेव्स को 95% कैटरेक्ट्स को कर देगा। तो आया ये जो 2-3% का डिफरेंस है, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट AFIO वाले तो अफोर्ड कर सकते हैं, अब हम जैसे कैसे करेंगे? तो बहरहाल मतलब ये चीजें हैं जो कि आपको एक्यूरेट बनाती हैं, और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में यू नीड टू बी एक्यूरेट ताकि आप पेशेंट को एक्यूरेट रिजल्ट दे सकें। और इंट्राऑपरेटिव चैलेंजेस इंसिजन लगाने से शुरू हो जाते हैं। अगर आप कॉन्शियस नहीं है कि मैं शॉर्ट आई को डील कर रहा हूं, तो लंबी सी टनल बन जाएगी और आपकी वो स्लीव को पकड़ लेगी, और पानी का पहले ही अंदर स्पेस कम है, पानी कम जाएगा तो आप कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कर बैठेंगे। तो इसलिए ये सेंसिटाइज होना जरूरी है। मैंने अपने रेजिडेंट को कहा हुआ है, सर्जरी शुरू करने से पहले मैं उसको कहता हूँ ब्रीफ, तो वो ब्रीफिंग में सारा एक तो उसकी हिस्ट्री बता देता है डायबिटीज वगैरह की, एक्सिल लेंथ, और केस बता देता है, एक्सिस बता देता है, स्टीपर मेरिडियन बता देता है। तो उससे आप फौरी तौर पर बिजी प्रैक्टिसेस में भी अगर ये छोटा सा पैराग्राफ आ जाएगा तो यू विल नो कि मैंने इसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल उसने कहा 27 मिलीमीटर की आंख है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका AC फ्लक्चुएट करेगा। वो ठीक है, डीप है, लेकिन मायोप्स में ये वाली मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए आपने उसका इरिगेशन के अंदर IOL डालने की हमाकत नहीं करनी, आपने उसको टैकल करना है। किसी वक्त भी उसका जो PC है वो ऊपर आके आपकी फेको टिप से उसको चूम सकता है, और दैट इट कैन बी अ डिजास्टर। और इसी तरह आपका जो कैप्सुलर एक्सिस है उसमें भी आप केयरफुल होंगे, जैसे डॉक्टर सादिया ने दिखाया था, आइरस प्रोलैप्स इन पेशेंट्स में बड़ा कॉमन है, तो आपकी डायलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका AC फॉर्म्ड रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसीजर। और ये स्मॉल आई के फेको स्टेप्स हैं। किसी वक्त हम कोई इंस्ट्रक्शन कोर्स करेंगे तो फिर डिटेल से स्मॉल आई पढ़ेंगे। चेयरमैन साहब पता है कितनी जोर जोर से सारे ला रहे हैं, इसका ये मतलब है बस कर लो। तो ये एक्सेनफेल्ड राइगर सिंड्रोम का केस था, कोई जो सिर्फ स्मॉल आई नहीं थी बल्कि उसमें वो पोलिकोरिया भी था, कोरेक्टोपिया भी था, और 1-2 जगह से कार्निया उसके लेंथ के साथ जुड़ा भी हुआ था आइरस के साथ। और वो जब कोई 12 साल पहले मेरे पास आई थी तो उस वक्त इंट्रैक्टेबल ग्लाकोमा था, तो मैंने उनकी बायलेटरल ट्रैप की थी, और वो भी स्टोरी है पूरी। जो पहली ट्रैप हमने की तो वो पेशेंट बड़ा एप्रीहेंसिव था, तो हमने GMA की, तो ट्रैप करके मैं आके बैठ गया, अब वो 2 घंटे बैठा ही रहा। अगला पेशेंट अब वो उठेगी तो जाएगा ना, अब वो उठ नहीं रही खातून, को पता चला कि उसको कोई हार्ट डिफेक्ट था विच वाज मिस्ड, इसी सिंड्रोम का एसोसिएटेड, जिसकी वजह से शी टुक लॉन्ग टाइम टू रिकवर। तो सेकंड आई जब हमने की तो फिर हमने उसको लोकल एनेस्थीसिया में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शी सर्वाइव्ड फॉर 10 इयर्स टू गेट कैटरेक्ट इन बोथ ऑफ हर आईज। और उसकी फेको अब आप देखेंगे, यानी उसकी ट्रैप भी हो चुकी है और उसमें कोरेक्टोपिया भी है, और उसमें वो कार्निया की विंडो भी माइक्रो कार्निया जैसी छोटी सी है। ये उसकी पिक्चर्स हैं दोनों आंखों की, यू सी, इसको कहते हैं स्क्लेरोज, स्क्लेराइज्ड कॉर्निया।
स्क्लेरोकार्निया, और पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सन था। आईओपी उसका जब इनिशियली हमने देखा तो 38 और 32 था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल हो गया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये उसकी पिक्चर है पोस्ट ट्रैप। सिस्टिक ब्लेब्स है बट स्टिल फंक्शनल। ये हमने कट बना लिया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो मोतिया बहुत ज्यादा नहीं है, और हम आराम से आयरस को हटाने में कामयाब हो गए, और डाइल्यूटेड एड्रेनालिन से द प्यूपल वाज एनफ। तो कार्नियल विंडो और प्यूपल का साइज तकरीबन बराबर ही है, तो उसी में मैंने कर लिया उसको, और फिर जेंटल हाइड्रोडाइसेक्शन की। और चूंकि न्यूक्लियस सॉफ्ट है तो थोड़ा सा इसको लेविटेशन कर ली है। और मैं तो करता ही राइट है, आई राइट हैंड से हूँ और लेफ्ट आई लेफ्ट हैंड से हूँ, तो इसलिए मुझे उस ब्लैक ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। हम टेम्पोरल इंसिजन से गए हैं और सिंपल क्विक सक्शन के जरिए हो गया, और फिर मैंने दोबारा विस्को से हेल्प लेके उसको पीसी को कुशन दे दिया। तो इस तरह जेंटली और स्लो और पेशेंस के साथ वी वर एबल टू क्लीन इट सक्सेसफुली। और चूंकि मल्टी पीस आई वाला है तो हम थोड़ा सा इंसिजन को एनलार्ज कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा उसमें कॉन्शियस था भी, फिर भी टनल थोड़ी सी गहरी बन गई है। तो इसलिए आपने जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल केसेस वाली नहीं रखनी, थोड़ा सा आयरस की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा आपको नॉर्मल डेप्थ लेने के लिए इन केसेस में। तो वी वर एबल टू इम्प्लांट मल्टी पीस आईयूएल सक्सेसफुली इन दिस केस। पावर इधर कहीं लिखी होगी, थी कोई 2829 के करीब। तो ये एक आंख थी और ये दूसरी आंख है। ये राइट आई है, और हमने इसको शॉर्ट करने के लिए अब आपको सीधे न्यूक्लियस पे ले गए। ये न्यूक्लियस थोड़ा सा थिक है, लेकिन ये शुक्र है कि पेशेंट ने बहुत ज्यादा वेट करके इसको हाइपरमेच्योर नहीं कर लिया, टिल इट्स इजिली मैनेजेबल। और इसमें क्लैरिटी उस आई की निस्बत ज्यादा है। और हाइड्रोडाइसेक्शन मल्टी क्वाड्रेंटिक जेंटल आई, ये एस्पिरेशन भी उसी तरह कर ली, और टनल भी अच्छी बनी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, कोई विट्रियस प्रोलैप्स वगैरह नहीं हुआ, एंड इट्स ऑल क्लीन। एंड अगेन मल्टी पीस आईओएल वाज इम्प्लांटेड, एंड होपफुली Mr. Chairman, it's all yours now. So now you have सर्वाइवल। ये ट्रैप का फॉलोअप 12 इयर्स का है। शी स्टिल इन आवर फॉलोअप। आपकी बात ठीक है, लेकिन बस वो जो जब मैंने किया था ना उस वक्त ये इतना चर्चा नहीं था। ये तो